तो आज लास्ट टॉपिक है ऑसिलेशन का लास्ट। बस थोड़ा सा पार्ट बचा है, इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लें। प्री ऑसिलेशन, जिसको हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं। दूसरा है डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंट। ये तीन मेन कैटेगरी है और इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली एक एक पार्ट को देखेंगे। इसमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है ऑसिलेशन का, जिसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है, एनर्जी है। तो फ्री ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है? सिंपली हम एक एग्जांपल ले ले सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम के केस में हम लोगों ने देखा था कि एक स्ट्रिंग से बॉब, जिसका शेप स्फेरिकल होता है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी हम लोगों ने फाइंड किया था 2 पाई अंडर रूट इफेक्टिव लेंथ बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफेक्टिव लेंथ जहां पर इसका टोटल मास कंसंट्रेट हो रहा है और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहां से लेंथ लिया। दूसरा हम लोगों ने ऑसिलेशन जो कॉमन लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम के दो कॉमन एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लिया था स्प्रिंग पेंडुलम। अब इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के और इस ब्लॉक का मास m, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के। मास m ब्लॉक का है, k स्प्रिंग फैक्टर इस स्प्रिंग का। प्री ऑसिलेशन का मतलब कोई भी बॉडी ऑसिलेशन के लिए कैपेबल है और उसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया और हमने फ्रीली छोड़ दिया। अब ये ऑसिलेट करने लगा हार्मोनिकली। अब ऑसिलेट करने लगा हार्मोनिकली मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया, इस ब्लॉक को हमने यहां लाया, स्ट्रेच किया स्प्रिंग को। पहला कंडीशन, जब ये ब्लॉक स्ट्रेच होके यहां आया, फिर ये ब्लॉक यहां पर आया और फिर कंप्रेस हो गया, ये कंडीशन आ गया। देखो ध्यान से रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कैपेबल है ऑसिलेशन के लिए। इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, ये ऑसिलेट करने लगा हार्मोनिकली। ठीक, ये स्ट्रेच हुआ, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, फिर कंप्रेस हुआ, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आया। इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के। इसका फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम मतलब 1/2 पाई अंडर रूट के बाई m आ जाएगा। इसका मतलब ये इसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक, अब किसी तरह का एटमॉस्फेयर में कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं है। डैम्पिंग फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो इसके मोशन को अफेक्ट करे, जैसे एयर ड्रैग, एयर का रेजिस्टेंस, ये सब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगा, इसके एम्पलीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ये इक्विलिब्रियम से इतना गया और इतना कंप्रेस हुआ, यही ना एम्पलीट्यूड बन गया। इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ये सब आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इसका मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन अनचेंज्ड रहेगा। ठीक, अब इसी को हमने एक
आपके पीडीएफ में इस तरह से लिखा है, नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज खत्म हो जाएगा ये। ओके, इरेज करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो वही लिखा है, इफ अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेशन इज स्लाइटली displaced from its equilibrium position and then released, it starts oscillating with its own frequency, जो nu is equal to 1 by 2 pi under root k by m लिखा। ऐसे ऑसिलेशन को, सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। और जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा, द फ्रीक्वेंसी विद विच अ बॉडी स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग फ्रीली इज कॉल्ड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। ठीक, ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? पहला फीचर्स ये कहता है कि यहां पर किसी भी तरह का डेसिपेटिव फोर्स नहीं है। अब डेसिपेटिव फोर्स कौन, अभी जस्ट हमने कहा कौन कौन सा फोर्स हो जाएगा, बोलो? जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स के कैटेगरी में कौन कौन आएगा? एयर ड्रैग, अप थ्रस्ट, ठीक है ना? ये सारे फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब ये बॉडी इन द एब्सेंस, या जो भी ऑसिलेटिंग सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस, सच अ बॉडी ऑसिलेट्स और वाइब्रेट्स विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। जो हमने ग्राफ प्लॉट किया, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ऑसिलेशन को हमने क्या नाम दिया? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड का मतलब ये हो गया एम्पलीट्यूड रिमेन्स अनचेंज्ड। अनडैम्प्ड का एग्जैक्ट मीनिंग, लेकिन ये आइडियल कंडीशन है। ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रह जाएगा, जब तक कि आप उसको, जितने भी डेसिपेटिव फोर्सेस है, उसको नेग्लेक्ट ना करो। उसको नेग्लेक्ट करोगे तभी वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, अदरवाइज एयर रेजिस्टेंस काम करता ही है। क्लियर? पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या कहता है? दूसरा कहता है द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन द एनर्जी सप्लाइड इनिशियली। एक एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम को हम एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके रिलीज कर देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, ऑसिलेट करने लगता है। अब उसको इनिशियली और दूर ले गए, छोड़ दिया, तो इनिशियल एनर्जी आपने डिफरेंट कर दिया प्रीवियस के रिस्पेक्ट में, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, थर्ड पॉइंट कहता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटिंग बॉडी का है, या इसको ऑसिलेटर कहते हैं, डिपेंड्स ऑन इट्स मास। मास पर डिपेंड कर रहा है, के पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, मास आ जाएगा, और उसका डायमेंशन। इस तीन पैरामीटर पर यह डिपेंड। क्लियर?
आ गया समझ में यहां तक? ठीक। अब एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब ग्राफिकली हम देखें तो ऐसा ग्राफ आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बन गया फ्री ऑसिलेशन। अब नेक्स्ट है, यदि मान लो डैम्पिंग फोर्स या डेसिपेटिव फोर्स ये एक्ट करने लगे तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। अब वो एम्पलीट्यूड जब घटता जाएगा तो उसका नाम दे दिया हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ? द ऑसिलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम। ग्रेजुअली उसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। अब घटता जाएगा तो कैसा बन सकता है? ग्राफिकली देखो, इसके एम्पलीट्यूड को हम घटाते जाए, ये हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब यहां से हम इसके एम्पलीट्यूड को घटाते जाएं, घटाते जाएं, ऐसा आ जाएगा, ग्रेजुअली घटता जा रहा है। अब जिसके इसके सारे पिक वैल्यू को मिलाओ, ये पिक वैल्यू ऐसे घट गया। ये ग्राफ मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी है और हमने आपको काइनेमेटिक्स फिगर है बहुत जगह पर इसका ग्राफ बताया है। इसके ग्राफ का जो नेचर है देखो, मैक्सिमम से घटता हुआ ऐसा जाता है और ये इन्फिनिटी पर, चूंकि पैरेलल है इसलिए इन्फिनिटी पर जाके इसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। ये ग्राफ बनता है यदि y इज ए फंक्शन ऑफ x, यदि हम बनाए तो y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। जब ये माइनस होता तो ऐसा नेचर आता है, और यदि ये इंक्रीज कर जाएगा इस तरह का तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर x पॉजिटिव। आइए, गुड मॉर्निंग सर, आइए। कहाँ थे? नहीं, सब घर पे रहता, थोड़े वहां धर्मशाला में रहता है। क्यों लेट हो गए? नींद नहीं खुलती है ना सुबह। जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया है? तो ये समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा ये चीज ऐड कर दिया है। तो हमने देखा कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो रहा है? धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ डिक्रीज कर रहा है, और ये ग्राफ का नेचर कैसा आ गया? e टू द पावर माइनस एक्स। इसका मतलब इसमें जो मैथमेटिकल पार्ट आएगा उसमें एम्पलीट्यूड में e का पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब, जिसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक, अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाए तो देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही बना जो हमने ड्रॉ किया। क्लियर है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब यहां पर देख लीजिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज किया, इसका नाम दे दिया डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक, अब ये एक्सपोनेंशियल है। अब एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो बना किसके कारण से? कौन कौन से डैम्पिंग फोर्स है जो हमने मतलब अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में नेग्लेक्ट किया? वो सारे डैम्पिंग फोर्स हो जाएंगे। डैम्पिंग फोर्स या डेसिपेटिव फोर्स, जिसका नाम फ्रिक्शनल फोर्स कह दो, विस्कस फोर्स कह दो, और एक हिस्टेरिसिस होता है। हिस्टेरिसिस बताया था इलास्टिसिटी में। हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिट्रेस नहीं होता है तो एक लूप बनाता है, उस लूप को हिस्टेरिसिस कहते हैं। ठीक, और जो नहीं जानते वो जान लीजिए, इसका यूज है 12th में। जैसे मान लो कि एक ग्राफ हमने प्लॉट किया, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर वैरी कर रहा है, और वैरी करके मान लो ग्राफ का नेचर ऐसा आ जाता है। एक एग्जांपल, किसी भी क्वांटिटी, दो वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं y और x का,
यदि y का वैल्यू कुछ है और x का वैल्यू आ रहा है, या x का कुछ वैल्यू y का वैल्यू आ रहा है, तो ग्राफ का नेचर ये, मान लो यहां पर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 6। ठीक, अब हम x के वैल्यू को हटा दे, y के वैल्यू को हटा दे, तो ग्राफ का नेचर क्या होना चाहिए? वापस आना चाहिए, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आना चाहिए। तो कहता नहीं, हम दूसरे रास्ते को बनाएंगे, यहां से ये दूसरा रास्ता से ऐसे आएंगे हम, एक लूप नया बन गया। ये जो लूप का शेप है, इसी को हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस। अब हिस्टेरेसिस यदि हम बोलचाल की भाषा में देखें, तो ये लूप इंडिकेट करता है कि एनर्जी का लॉस हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसके एनर्जी को लॉस कर दे रहा है। ये कब होगा? जब कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स का नाम क्या दे दिया? डिसिपेटिव फोर्स। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, हिस्टेरेसिस सब इस कैटेगरी में आ गए। इसके कारण से इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया। ठीक, अब डिक्रीज जब एम्पलीट्यूड करेगा तो एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। अभी जस्ट एग्जांपल दिया। ठीक, फोर्स जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको हम लोग डैम्पिंग फोर्स कहेंगे। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स को क्या लिखते थे? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये लिखते थे। F को लिखते थे मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये लिखते थे। अब यहां पर कौन कौन सा फोर्स लगने लगा भाई? विस्कस फोर्स, मतलब डैम्पिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो उसके एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन को डिक्रीज करा दे। उस डैम्पिंग फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। ठीक, इसके लिए जो कोफिशिएंट आता है उसको डैम्पिंग कोफिशिएंट कहते हैं। इसका मतलब ये फोर्स इस ऑसिलेटिंग सिस्टम के मैथमेटिकल पार्ट में ऐड होगा, और वो कहां ऐड होगा? वो राइट हैंड साइड में, क्योंकि उसके मोशन को अफेक्ट करने वाला हमेशा आरएचएस में ऐड होता है। तो माइनस क्या आ गया? बीवी आ गया। ये कब था? जब क्या था? डैम्पिंग फोर्स एफ डी 0 था। अब जब डैम्पिंग ऐड हो गया तो ये फॉर्मूला बन गया। इसलिए क्या बन जाएगा? एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और v वेलोसिटी हो गया, और b क्या हो गया? डैम्पिंग फैक्टर कहो या डैम्पिंग कोफिशिएंट कहो। आया समझ में? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? ठीक, चलिए, सब लिखा हुआ है, एक एक पार्ट हमने लिख दिया। देखो, F इज इक्वल टू माइनस बी वी, बी को क्या हमने नाम दिया? डैम्पिंग कोफिशिएंट, v वेलोसिटी। तो एक्सप्रेशन हमारा यही आ गया, माइनस के एक्स माइनस बी वी। क्लियर? अब यहां पर क्या कहा था कि एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा। और ये याद नहीं रखना, ये हमने लिखा है, आप इसके लिए रटिए नहीं। अब ये फैक्टर क्या आ गया? देखो यहां पर एक्सपोनेंशियल आ गया। अब ये कहोगे कि सर ये है क्या? आपको याद होगा हमने जब एक्सप्रेशन लिखा था, ध्यान दीजिएगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो x हम लोगों ने क्या लिखा था? बोलो, ए एम्पलीट्यूड, फिर क्या लिखा था? साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज फाई, यही लिखा था ना? अब क्या बन गया? देखो यहां पर a की जगह a नॉट, क्या कहा था? एक्सपोनेंशियल आएगा, आगे एक्सपोनेंशियल। साइन टर्म और फ्रीक्वेंसी पहले क्या था इसका?
इसका ओमेगा क्या था? अंडर रूट के बाई एम। हाँ, अब यहां पर क्या आ गया देखो, के बाई एम, और ये डैम्पिंग फैक्टर बी माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर। ये उसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करा दिया। समझ में आ गया? अब कहोगे कि सर हमारे लेवल का क्वेश्चन क्या रहेगा? तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी भी लॉस कर रहा है, ठीक, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रहा है। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोनेंशियली। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। ये हमारा एनालिसिस हुआ किसमें? डैम्प्ड ऑसिलेशन। आ गया समझ में? इरेज करें, नेक्स्ट आ जाए। ये एम्पलीट्यूड लिख दिया लास्ट में। अब आ जाए फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब जितना हम लोगों ने वैल्यू पढ़ा उसमें क्या है कि अब इसमें फ्रीक्वेंसी जो आपने इनिशियली दिया उस पर डिपेंड कर रहा था, ठीक। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब जो फ्रीक्वेंसी हम देंगे वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करेगा, बल्कि अप्लाइड फोर्स के फ्रीक्वेंसी से। द ऑसिलेशन in which a body oscillates under the influence of an external periodic force। अब फोर्स लगाएंगे। अब आप क्लासरूम में आ गए और जो हम कहेंगे वही करना है, तो आपका अपना सोच खत्म, अब मेरी सोच से चल। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसका मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नहीं पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, अब हमारे कारण से, ठीक। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज करेगा इसमें, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स, ठीक। अब यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया? अब एक फैक्टर और ऐड हो गया, कौन? मेरा फोर्स, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों तो पहले ही से था, डैम्पिंग फोर्स भी आ गया और फिर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का इक्वेशन आरएचएस में। अब इसका एम्पलीट्यूड ये फॉर्म में आता है, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा और ओमेगा नॉट इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आपका था, और ये क्या है? ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स, ई डैम्पिंग फोर्स बताया, डैम्पिंग कोफिशिएंट बताया, ठीक। तो ये सब फैक्टर आ गए फोर्स्ड ऑसिलेशन में। यहां भी क्या होगा? एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ, ठीक। अब इसका एक पर्टिकुलर केस है जिसको हम लोग रेजोनेंट ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक। अब रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या है, इसके डेफिनेशन को बाद में ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया मेरे, ये एनसीईआरटी में बड़ा इफेक्टिव एग्जाम्पल है। लास्ट में, एकदम लास्ट पेज में बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत लोग पर्दे के पास वो फेंग शुई यूज करते हैं और बहुत सारे ऑसिलेटर होते हैं, नहीं, ऑसिलेट करता रहता है, पर्दा हिलता रहता, आवाज होती रहती। इनिशियली मान लो इस 5 पेंडुलम, देखो ध्यान से, सबका लेंथ अलग अलग है, ये अपने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था। हम आए क्लासरूम में, ये मान लो हमारे क्लासरूम के एंट्रेंस के गेट पर लगा हुआ है, और आए हमने एक मार्कर से इसको हिट कर दिया, ठीक। अब जो मार्कर से हिट किया तो एनर्जी हमने उसको डिफरेंट दे दिया इनिशियल से, अब सारे ऑसिलेट करने लगे, ठीक। इसका मतलब इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी खत्म। अब फ्रीक्वेंसी कौन हुआ? पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो हमने प्रोवाइड की, अब उसी से ये ऑसिलेट कर रहा है। अब गौर से देखो कौन कौन से पेंडुलम का लेंथ इक्वल है? किसी का भी नहीं, 1 और 4।
इसका मतलब क्लास में इतने बच्चे हैं और सिर्फ रौनक मेरा ओबीडियंट स्टूडेंट वही मेरी बात को मान रहा है, तो मेरे साथ उसकी फ्रीक्वेंसी टैली करने लगा, इसलिए वो रेजोनेंट कंडीशन में आ गया। जो हमने फ्रीक्वेंसी दिया वही फ्रीक्वेंसी से वो आज्ञाकारी बच्चा काम करने लगा। इसलिए यदि टीचर का जो सोच है वही सोच सारे स्टूडेंट का हो जाए तो वो इंस्टीट्यूट का नाम रेजोनेंस हो जाएगा। इसलिए रेजोनेंस इंस्टीट्यूट का नाम होता है। यही रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। इसका मतलब जो एनर्जी आपने सप्लाई किया वो नेचुरल नहीं बल्कि वो पीरियोडिक फोर्स का जो एनर्जी है उसके बराबर। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लो इस क्लासरूम में ग्लासेस लगा हुआ है और हमने कोई साउंड वेव प्रोड्यूस किया। आप कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, हमने साउंड वेव प्रोड्यूस किया, हमने बोलना शुरू किया और ग्लास वाइब्रेट करना शुरू। इसका मतलब ग्लास के वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है मेरे आवाज के फ्रीक्वेंसी से टैली करना शुरू। मान लो उस वाइब्रेशन या उस ग्लास का क्रैक करने का फ्रीक्वेंसी मेरे द्वारा साउंड प्रोड्यूस किए हुए फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो हम बोलते जाएंगे और ग्लास क्रैक होता जाएगा। इसी को रेजोनेंस कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि कहीं पे टेररिस्ट अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बहुत दूर पे कार खड़ी है, उसका ग्लास क्रैक कर, जो बॉम्ब का एक्सप्लोशन होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्लास के क्रैकिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, तो क्रैक करने लगता है। समझ में? मान लो एक डिस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल कि हम ऐसा बॉम्ब इन्वेंट कर ले कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के ब्रेकिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो हम बॉम्ब को एक्सप्लोड करते जाएंगे और ह्यूमन बीइंग का ब्रेन एक्सप्लोड होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। समझ के बात को? इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। अब देखो क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मेरा और रौनक का फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया, then this state is known as state of resonance and this frequency is known as resonant frequency। और यहां पर एग्जाम्पल भी देखा, 2 3 4 5, पहले तो 1 था नेचुरल, 1 को एनर्जी दिया, 1 ने सबको दे दिया, तो 2 3 4 5 क्या बन गया? फोर्स्ड ऑसिलेशन। लेकिन 1 और 4 का लेंथ इक्वल है, इसलिए ये क्या बन गया? रेजोनेंस हो। आ गया समझ में क्लियरली 100%? तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन बारिश की वजह से 2-3 क्लास सस्पेंड हुआ आपका।